Welcome back, my dear students. Welcome to your history class. I hope you had a great time in your vacations. So back to our study. See, CBSE has reduced its syllabus up to 30% in the past few days. We were doing the book third of our syllabus, that is theme third, part third. We had done chapter number 10, 11, 12 and also 13. So I must tell you people that chapter number 10 colonialism and the countryside जो हमने पहले पढ़ लिया है, बच्चे की जो फिफ्थ रिपोर्ट जो संथल रेबिलियन है आपका, डेक्कन राइट कमीशन नहीं आना, डेक्कन राइट्स कमीशन और डेक्कन राइट्स के बारे में जो सिलेबस था वो नहीं आना, चैप्टर हाफ हो चुका है। रिबेल्स इन द राज फुल आना है, ये हाफ आना है। कॉलोनियल सिटीज़ जो है ये चैप्टर कट हो गए, जो हमने बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास का चैप्टर किया था ये कट हो चुका है। महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट ये कंप्लीट आना है, हम पढ़ चुके हैं इसको। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और हमारे सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं। थीम 14 जो है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, ये भी नहीं आना है। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक है उसके अंदर ये चैप्टर है, तो वहाँ पर आना है, यहाँ पर नहीं आना। अब हमने स्टार्ट करनी है थीम 15, दैट इज फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। आई टोल्ड यू we are going to start theme 15, the framing of the constitution, the beginning of the new era. See, the Indian constitution which came into effect on 26 January 1950, हमें पता है 26 January 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया। इट इज़ लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इट इज़ कंसिडर्ड टू द लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट क्यों? बिकॉज इट हैज़ 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स, 5 अपेंडिसेस एंड 98 अमेंडमेंट्स। लेकिन इट्स लेंथ एंड कम्प्लेक्सिटी आर परहैप्स अंडरस्टैंडेबल, हम समझ सकते हैं जब हम इंडिया की कंट्री के साइज़ को, डाइवर्सिटी को देखें। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया सिर्फ एक लार्ज कंट्री या डाइवर्स कंट्री नहीं था, बल्कि डीपली डिवाइडेड भी था। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो कंट्री को इस तरह से डिज़ाइन किया गया जो कंट्री के लोगों को, कंट्री को इकट्ठे रख सके, हर किसी को सामने ला सके, एलैबोरेटेड होना चाहिए ऐसा काम, तो जो भी है केयरफुली काम किया होना चाहिए, एंड पेनस्टेकिंगली ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट, सबसे बड़ी बात ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फॉर वन थिंग, इट सॉट टू हील वाउंड्स ऑफ द पास्ट and the present to make Indians of different classes, castes and communities come together in the shared political experiment. For another, it sought to nurture democratic institutions in what had long been a culture of hierarchy and difference. कहते हैं देखो, पास्ट और प्रेजेंट जो किसी को नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, हर किसी को फ़ायदा करना, प्लस जो कल्चर है उसको कंटिन्यू करना, दोनों का काम करना था इस कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच में फ्रेम हुआ। ड्यूरिंग दिस टाइम इट्स ड्राफ्ट्स वर डिस्कस, जो ड्राफ्ट थे वो डिस्कस हुए क्लॉज बाय क्लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया। क्लॉज, हर क्लॉज को डिस्कस किया गया। कुछ क्लॉजेज जो थे, कुछ चीज़ें जो थी हमने बाहर से एक्वायर की, इसलिए हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को द बैग ऑफ बोरोइंग्स भी बोलते हैं। और इससे डील करने के लिए 11 सेशंस लगे, यानी कि 165 डेज तक स्प्रेड हुआ ये। हमें एक चीज़ पता है बहुत अच्छे से कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बेसिक ऑथर कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो फर्स्ट टाइम लिखा, दैट वाज रिटन बाय प्रेम बिहारी। आज प्रेम बिहारी हम ऐसे लिखते हैं, उस टाइम पर द नेम वॉज रिटन लाइक दिस, बिहारी। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये उनकी हैंड राइटिंग में लिखा गया था। और आपको मैं एक बात बताऊं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस टाइम प्रेम बिहारी जी से बात की, वॉज रियली हैविंग अ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग। तो उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे बात की कि प्लीज़ यू राइट दैट, तो ही अग्रीड कि ठीक है, नो प्रॉब्लम। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कि इसके बदले में आपको क्या चाहिए, ही सेड मुझे इसके बदले में दिस इज़ फॉर द वर्क ऑफ माई कंट्री, आई डोंट वॉन्ट इवन अ सिंगल पेनी फॉर दिस। हाँ, बस एक शर्त है मेरी कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मैं लिखूँगा, इसके हर पेज पर मैं अपना नाम लिखूँगा, एंड एट द एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन मैं पूरा कर चुका हूँगा, एट द एंड आई विल राइट माई नेम अलॉन्ग विद द नेम ऑफ माई ग्रैंड फादर।
and the name of his grandfather was Ram Prasad Saxena. He always taught प्रेम बिहारी जी. इनके अंकल ने भी इनको पढ़ाया. एंड प्रेम बिहारी जी के बारे में अगर मैं बात करूँ, he was born in 1901. ट्रेडिशनल कैलीग्राफिस्ट जिसको हम बोलते हैं, he was one of them. Coming back to the topic, I told you that Indian Constitution is the bag of borrowings. Bag of borrowings. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको बैग ऑफ बोरोइंग्स कहा है. क्यों कहा है मैं आप लोगों को वो भी एक्सप्लेन करती हूँ. अपने टॉपिक को बाद में कंटिन्यू करेंगे. पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए रिगार्डिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सी इफ आई टॉक अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज बैग ऑफ बोरोइंग्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कुछ लिया. जैसे कि जो पीएम की पोस्ट है, या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, या प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड बनाना है, लोकसभा को ज़्यादा पावरफुल बनाना है, सिटीजनशिप जो है सिंगल होनी चाहिए, लोकसभा के अंदर स्पीकर होना चाहिए, या रूल ऑफ लॉ, दैट मीन्स एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ. तो ये काम कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया. इलाबोरेटेड फॉर्म है, हमने पहले बोला कि इलाबोरेटेड फॉर्म है बहुत ज़्यादा किसकी, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. तो ये इलाबोरेट कहाँ से हुआ उसके बारे में बात करें. नेक्स्ट आया आयरलैंड से लिया. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ली आयरलैंड से. आयरलैंड ने अपने आप स्पेन से ली थी. आयरलैंड की खुद की भी पॉलिसी नहीं थी ये, आयरलैंड ने खुद भी स्पेन से ली थी. और एक चीज़ और ली कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो किस तरह से होने चाहिए, उसके बारे में बात कहाँ से आई, आयरलैंड से आई. यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट मस्ट बी रिटन. हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए. स्टेट को अलग प्रोविजन दिया जाना चाहिए. फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या हैं. अगर जज को रिमूव करना है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी के भी जज को रिमूव करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर को फॉलो करना है. प्रीएम्बल जो हम एक लॉन्ग रिटन जो एक शॉर्ट फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन की, लॉन्ग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको कहते हैं प्रीएम्बल. प्रीएम्बल का बेसिक आइडिया किसने दिया? यूएसए ने दिया. लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि फ्रांस से जो तुम्हारे इक्वलिटी, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी और यूनिटी जैसे वर्ड्स हैं, ये फ्रांस से आए थे प्रीएम्बल में जो हम लोगों ने ऐड ऑन किए हैं. इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट भी कहाँ से आया? हमारे पास यूएसए से आया. सोवियत यूनियन ने जो प्रेजेंटली उस टाइम यूएसएसआर और प्रेजेंटली रशिया है, 5 ईयर प्लान्स दिए और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमें दी. साउथ अफ्रीका किसी प्रोसीजर जो अमेंडमेंट, कोई भी अमेंडमेंट होता है चेंज लाने के जो प्रोसीजर्स हैं वो किसने दिया? हमें साउथ अफ्रीका ने दिए. प्लस इलेक्शन ऑफ राज्यसभा के इलेक्शंस किस तरह से करवाने हैं वो भी किसने बताया? हमें साउथ अफ्रीका ने. ऑस्ट्रेलिया ने फ्रीडम ऑफ ट्रेड दिया हमें. ऊपर से कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. जो मैटर्स दोनों लिस्ट में आते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कहलाते हैं. यूनियन का भी काम है और स्टेट का भी काम है, जैसे हमारी एजुकेशन है, ऐसे कंसेप्ट. तो ये कंसेप्ट किसने दिया हमें? ऑस्ट्रेलिया ने दिया. तो बच्चे आज हमारी इंट्रोडक्शन पूरी हुई. कल से हम पूरा फ्रेमिंग किस तरह से है, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग उसको पढ़ेंगे कि फ्रेमिंग हुई तो हुई किस तरह से, क्या क्या रोल किस किस का रहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, कौन कौन बहुत डोमिनेटिंग थे इस प्रोसेस के अंदर, ये सब हम पढ़ेंगे. थैंक यू.